आज हम लोग संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कहिए निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन के लिए एक विशेष संवैधानिक संस्था की स्थापना की जाए, जिसके फलस्वरूप संविधान में ही एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। क्योंकि अगर निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं होता है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब और कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए निर्वाचन का पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जो है साधारण निर्वाचन आयोग की जो है काम नहीं चलाया जा सकता था, इसीलिए संविधान में निर्वाचन संबंधी एक भाग दिया गया और निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था की गई और काफ़ी हद तक ऐसी सुविधाएं या ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई कि जो निर्वाचन आयोग हो वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जल्दी किसी के दबाव में ना आए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में इससे सवाल आते रहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम जो है हम बात करेंगे कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में है कहाँ। तो पहला पॉइंट पर जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि प्रावधान कहाँ है। तो प्रावधान से संबंधित आप जानिए कि निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 15 में है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है और उसी में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस भाग 15 कहां से कहां तक है। तो इसमें अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 तक, यानी कुल 6 अनुच्छेदों में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है या कहीं निर्वाचन आयोग की व्यवस्था उसमें की गई है और भी निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 15, कई बार सवाल यही आता है कि किस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो आप पहले ये नोट करें कि भाग 15 हमारा और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है प्रावधान है निर्वाचन का। अब हम देखते हैं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है जो कि एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसका जिक्र, जिसका वर्णन, जिसकी व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। तो संविधान में चूंकि इसका जिक्र है, ये संवैधानिक संस्था है और बहुत शक्तिशाली संस्था है। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना की डेट आप जरूर याद रखेंगे कि जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके बाद आप जानते हैं कि 1951-52 में प्रथम जो है आम चुनाव कराए गए थे लोकसभा और राज्यसभा के लिए। अब जब निर्वाचन आयोग की स्थापना चूंकि 25 जनवरी को हुई थी, इसी वजह से 25 जनवरी को 2011 से, ध्यान दीजिएगा 1950 से नहीं, 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये बात भी यही याद करिए कि 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि वो अपने मत का प्रयोग करें और अपने मत का मूल्य समझें कि उस एक वोट की कीमत क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो उसका मत ही है। और हम लोग कभी कभी देखा जाता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर या कुछ प्रलोभनों के माध्यम से अपने मत को बेच देते हैं, या कहिए कि हाँ स्वतंत्र रूप से हम मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आगे आने वाले लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा साबित होगा।
प्रत्येक व्यक्ति को यह बात सोचना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से सोच समझ करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसको मत देना है, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से सोच करके निष्पक्ष रूप से मतदान अवश्य करें। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग बना था उसकी गठन का क्या सिस्टम था, कितने उसमें सदस्य होते थे, क्या उसमें प्रक्रियाएं होती थी। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया तो उस समय यह था एक सदस्यीय। एक सदस्यीय का मतलब एक ही इसमें निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त होते थे, जिनको इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था। तो एक ही चुनाव आयुक्त थे, यानी जब गठन हुआ था तब ये था एक सदस्यीय। इस बात को आप याद रखिएगा, तब एक ही सदस्यीय था, यानी एक ही सदस्य इसमें होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 16 अक्टूबर, डेट याद करिए आप, 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 को इसको बनाया गया 3 सदस्यीय। अब जब 3 सदस्यीय बनाया गया तो इसमें जो एक मुख्य थे उनको कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 को कहा गया चुनाव आयुक्त। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय जो बनाया गया वो सर्वप्रथम 1989 में। डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, डेट अगर आप चाहें तो चाहे ना भी याद रखें, लेकिन आप इतना याद रखिए कि 1989 में पहली बार चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय किया गया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सदस्यों को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसके पास है। एक सदस्य से 3 सदस्य किया, यह पावर किसके पास है, तो यह पावर है राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति इसके आयुक्तों को घटाने और बढ़ाने का कार्य कर सकता है। देखिए, मैं पूरी बातें नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को सुनते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि अगर सारी बातें लिखेंगे तो समय बहुत लगेगा। तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को वो बढ़ा सकता है। अब जरा देखिए, लेकिन हुआ क्या कि ये जो है, जो परंपरा चली 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जनवरी 1990 तक में ही ये परंपरा फिर समाप्त हो गई। जनवरी 1990, तो जनवरी 1990 में क्या हुआ कि पुनः जो है आयोग एक सदस्यीय हो गया। लेकिन इसके पश्चात एक डेट आई 1 अक्टूबर 1993। इसके बाद से आयोग जो है सदैव के लिए, यानी तब अब तक ये 3 सदस्यीय ही है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि अगर पहली बार पूछा जाए तो आप समझे, प्रश्न जैसे पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर देंगे। 1989 में पहली बार 3 सदस्यीय किया गया, लेकिन उनको जो है 90 तक ही वो चले। इसके बाद पुनः एक सदस्यीय हो गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को जब 3 सदस्यीय किया गया तो वर्तमान तक, अभी तक ये 3 सदस्यीय आयोग के रूप में कार्यरत है। अब 3 सदस्य में 3 व्यक्ति हैं। एक को हम, जो मुख्य होता है उसको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 को कहते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर के इस समय इसका गठन करते हैं। तो एक इसमें होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसमें 2 जो होंगे वो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनको अन्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी इस पर हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि इनकी नियुक्ति और इनके संबंधित और क्या प्रावधान है। इन तीनों चुनाव आयुक्तों की, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, इन सभी की नियुक्ति होती है। और वो नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो इनकी नियुक्ति जो होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए जरा इनके वेतन और भत्तों संबंधी बात,
इनको वेतन और भत्ता कितना मिलता है? तो इनको वेतन और भत्ता उतना ही मिलता है जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है। ये आप समझ लीजिएगा कि जो सर्वोच्च, यही बात लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के बराबर वेतन, भत्ते आदि इनको प्राप्त होते हैं। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर इनको वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अब इनको हटाने की प्रक्रिया हम समझते हैं। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, जिसमें हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इनको अगर हटाना है तो इनके हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने तीर लगा दिया है, लिखना ना पड़े कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर और दो जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन की परामर्श से इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यानी दो अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश आवश्यक है, और तब जब ये सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति जो है अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा देंगे। और इसके पश्चात अब आप इनका कार्यकाल देखिए जरा। तो कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है, लेकिन बाद में इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य होंगे, उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर बने रहते हैं सामान्यतया। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे 2, वो भी 6 वर्ष या 65 नहीं 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो कार्यकाल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हमने किसी एक का और कार्यकाल बताया था, जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उनका भी कार्यकाल यही होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य से सवाल बहुत आते हैं, इसको आप समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है, निर्वाचन यानी चुनाव संपन्न कराना। लेकिन किसका चुनाव संपन्न कराना ये आपको जानना जरूरी है। किस किस का चुनाव ये निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है, तो उसके लिए आप पहले टॉप मोस्ट पोस्ट देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव ये कराता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। इसके पश्चात संसद, तो संसद में समझिएगा कि संसद का मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराना इसी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसके पश्चात जो है राज्य विधानमंडल, कहीं कहीं इसमें विधानसभा लिखा मिलता है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में केवल विधानसभाएं हैं। लोग विधानसभा, राज्य विधानसभाओं या राज्य विधानमंडल का चुनाव कराना, इतने ही जो है बॉडी का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बताई गई है। तो इन सबका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जो जो शक्तियां चाहिए इसके पास वो सभी हैं। यहाँ पर एक बात नोट रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, पंचायतों का और निगम का यानी नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो चुनाव ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। तो पंचायत या नगर पालिकाओं का चुनाव
भारत का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत नहीं कराता है तो कौन कराता है? इसके लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। जब मैंने पंचायत पढ़ाया तो बताया है राज्य निर्वाचन आयोग, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसलिए इनका जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसलिए इस निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, इसका अंतर समझ लीजिएगा, नहीं सवाल यहीं से आएगा, गलत हो जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत और निगम का चुनाव कराता है, ये निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं कराते। इसलिए कई बार सवाल पूछा जाता है, कूट में करके पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का और राज्य विधानमंडल का इतने ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये इसका पहला कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य इसमें है, आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल हैं उन दलों को मान्यता प्रदान करना, पंजीकरण करना, मान्यता प्रदान करना, उनको ये देने का कार्य, उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सारे कार्य, मान्यता देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। कभी आपने सुना होगा हाँ कि हाँ चलिए समाजवादी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, फिर और भी तमाम पार्टियां जिनका चुनाव चिन्ह आप जानते हैं। तो वो जो चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है वो भी कौन करता है? यही करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के लिए जो चुनाव आचार संहिता का पालन कराना होता है वो भी यही कराता है। कैसे प्रचार करना है इस पर भी कंट्रोल इसका होता है। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा काम होता है वो निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। तो निर्वाचक नामावली तैयार करवाना चुनाव के लिए, ये भी काम किसका होता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का ही होता है। एक चीज और जानिएगा कि ये जो आपका निर्वाचन आयोग है ये अर्ध न्यायिक इकाई भी है, अर्ध न्यायिक निकाय भी है। इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, किसी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है, मना कर सकता है, ये सारे कार्य कर सकता है, दंड देने के लिए कह सकता है, ये सारे कार्य करना भी इसके कार्य क्षेत्र में आता है। अब इसके बाद कुछ सामान्य जानकारी है जो इसके बारे में आपको करना है। सामान्य जानकारी में आप रट लीजिए कि जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो चुनाव आयुक्त कौन थे, उसको आप याद कर लीजिए। कई बार छोटी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। चुनाव आयुक्त मैंने लिखा है, मुख्य नहीं लिखा है, क्योंकि जब एक ही थे तो वही सर्वे सर्वा थे, मुख्य लगाने की जरूरत नहीं। प्रथम चुनाव आयुक्त जो आपके थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार, शिव कुमार नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुकुमार है। तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में देखिए, वर्तमान वाले क्वेश्चन हमेशा बदल जाते हैं। काफ़ी दिन बाद देखेंगे अगर आप वीडियो तो पता चलेगा कि यही बदल गया। तो ये चीज़ें आप चेक भी करते रहे। वर्तमान में 23वें 23rd मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा जी। ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त से ही सवाल कि वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। यह है सुनील अरोड़ा जी, जिनका कार्यकाल 21 में खत्म होगा। इसके अतिरिक्त दो जो चुनाव आयुक्त हैं उसमें एक हैं अशोक लवासा, एक उसमें कौन है? अशोक लवासा हैं। और तीसरे जो हैं वो है सुशील चंद्र। सुशील चंद्र हैं। तो ये इसमें मुख्य हैं, बाकी जो दो हैं वो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब यहां पर एक चीज यहीं पर और जान लीजिए कि जो मत देने का अधिकार है, किसी व्यक्ति का जो मत देने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? कई बार सवाल पूछा गया है। तो जो मत देने का अधिकार है उसको हम कहते हैं विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। तो वो विधिक अधिकार है, उसको आप याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति का मत देने का जो अधिकार है उसे हम विधिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अब इसके पश्चात हम कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि संविधान अगर आप पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। इसमें आप ज़्यादा अनुच्छेद नहीं, चूंकि 6 ही अनुच्छेद हैं, उसमें 2 ही अनुच्छेद मैं आपके लिए बताऊंगा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको आप तैयार रखिए। अनुच्छेद 324 के तहत ही भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
तो अगर सवाल कई बार मैंने देखा है, यही सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना, इनकी नियुक्ति के बारे में, इनके गठन के बारे में, ये सब में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 324 में की गई। इसके अतिरिक्त जो आपका यहाँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 326। 326 में जो है वयस्क मताधिकार की बात की गई है कि जो निर्वाचन इनका होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, राज्य की विधानसभा का और लोकसभा का और राज्यसभा, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का तो चूंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, तो लोकसभा और विधानसभा, जो संसद का निम्न सदन है लोकसभा और विधानमंडल का जो निम्न सदन है विधानसभा, इनका जो निर्वाचन होगा वो जनता द्वारा होगा और किस आधार पे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन कराया जाएगा। अब जानते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो पागल ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, कोई अपराध ना किया हो, या सरकार ने किसी अन्य कारण से कहीं बाहर का उसका जो है रेजिडेंस यहाँ का ना हो, तो ऐसे में जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको जो है मत देने का अधिकार होता है। यह 18 वर्ष की आयु अपडेटेड है, वर्तमान की है, इससे पहले 18 वर्ष नहीं हुआ करता था। ये याद रखिए, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। पहले यही मत देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाया गया है और घटा करके 18 वर्ष की आयु की गई है। और अब घटाया गया होगा तो संशोधन हुआ होगा, वो संशोधन कौन सा था, तो वो 61वां संशोधन था। 61वें संशोधन के द्वारा मत देने की आयु जो है, मिनिमम आयु, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है और ये 61वां संशोधन 1988 में किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि 61वें संशोधन के द्वारा 1988 के द्वारा मताधिकार, अपने मत का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है अब 18 वर्ष कर दी गई है। यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसको ये विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है कि वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।